study like there is no tomorrow, because if you keep putting off your studies for tomorrow, you will probably be too late. पढ़ाई के लिए कभी कल नहीं आता। जनरली हम कहते हैं कल पढ़ लेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता, इसलिए कहीं आप लेट ना हो जाएं तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आज हम बात करेंगे डेथ ऑफ ए सेल्समैन, जिसको लिखा है अर्थर मिलर ने। अगर इसकी समरी की बात की जाए तो समरी को कई सारे लोगों ने यूट्यूब पर कवर किया है, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीधे आपसे समरी नहीं पूछी जाती है, आपसे इसके बहुत सारे फेसेट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द नॉवेल। ओके, तो मैं कवर करूँगी उन सारे पॉइंट्स को जो आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। ओके, और क्विक समरी भी आपको दूंगी। तो विद द क्विक समरी एंड वी विल कवर ऑल इम्पॉर्टेंट aspects of the chapter that we will be asked to write in exam. So without wasting time, let's start. So first of all, we will talk about the characters of the play here. The very first character, who is the main character, whose name is Willy Loman. Okay, Willy Loman main hero है। उसकी वाइफ का नाम है लिंडा लोमैन। ओके, उसके दो बेटे हैं। पहला जो बड़ा बेटा है उसका नाम है बिफ लोमैन, और जो छोटा बेटा है उसका नाम है हैप्पी लोमैन। ओके, बहुत सारे कैरेक्टर्स बताए गए हैं इसमें, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेन कैरेक्टर्स बता रही हूँ। साथ में देख लीजिए, एक उनका पड़ोसी है चार्ले, और पड़ोसी का बेटा है बर्नार्ड। ओके, तो इतने कैरेक्टर्स आपको जान लेना ज़रूरी है। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्विक समरी कि भाई डेथ ऑफ ए सेल्समैन में है क्या। एक्चुअली जो मेन हीरो है विली लोमैन, ये ओल्ड मैन है, 63 ईयर्स ओल्ड है। ओके, और ये एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है, और इसी की कहानी है। और कहानी के नाम से आपको लग रहा है डेथ ऑफ ए सेल्समैन, इसका मतलब है कि लास्ट में ये मर जाएगा ऑब्वियसली, तो इसी के डेथ के ऊपर ही कहानी है। एक्चुअली नाम इसका है इस कहानी का डेथ ऑफ ए सेल्समैन, लेकिन ये आधारित है एक अमेरिकन ड्रीम पर। अमेरिकन ड्रीम बोले तो आपने पढ़ा होगा कई सारे अमेरिकन ड्रामेटिस्ट की, अगर आप उठा के देखो नॉवेल्स, बहुत सारे लोगों ने इसी थीम को कवर किया है, अमेरिकन ड्रीम। यानी कि जनरली लोग सपना देखते हैं कि वो आगे चल के बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते। ओके, पैसा कमाएंगे या बुरे तरीके से पैसा कमाने लगते हैं, तो इसको ये सारी जो थीम्स होती हैं अमेरिकन ड्रीम के अंदर आती हैं। गॉट इट। तो सेल्समैन का जो सोचना था वो भी यही था कि वो अमेरिकन ड्रीम को पूरा करना चाहता था। वो चाहता था कि वो बहुत रईस बने, उसके बेटे जो है फुटबॉल प्लेयर बने, जिस तरीके से एक अमेरिकन ड्रीम देखा जाता है। गॉट इट। तो उसका ये ड्रीम है। ओके, लेकिन ये ड्रीम किल हो जाता है। तो एक्चुअली सेल्समैन की डेथ के जरिए आर्थर मिलर ने अमेरिकन ड्रीम को खत्म होता हुआ दिखाया है कि जनरली लोगों के अमेरिकन ड्रीम के चक्कर में कितने लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो ओके, हर किसी का ड्रीम पूरा नहीं हो पाता। ओके, तो देखिए कहानी ये है कि विली लोमैन 63 ईयर्स ओल्ड मैन है, और ये ट्रैवलिंग सेल्समैन है। ठीक है, इसने भाई 63 ईयर्स ओल्ड हो गया है, तो काम तो बहुत किया है उसने अपनी कंपनी में, तो क्योंकि ये बुढ़ा हो गया है, तो भाई सेल्समैन का काम क्या होता है, एक्टिव रहना पड़ता है उन लोगों को। तो उसके जो मालिक वालिक हैं उसको अब सैलरी देना बंद कर दिए हैं, और बोला है कि तुम्हें सिर्फ कमीशन मिलेगा, जितना काम करोगे उस पर ही तुम्हें कमीशन मिलेगा, एक बंधी हुई सैलरी नहीं मिलेगी। तो बेचारा बहुत अपसेट हो जाता है। ठीक है, उसको कंपनी से ना कोई पीएफ मिलता है ना ही कुछ मिलता है। ठीक है, फंड वगैरह कुछ नहीं मिलता। ओके, तो उस तरीके से उसकी जॉब चली जाती है। ओके, विली के जो दोनों बेटे हैं, बात करें तो बिफ और हैप्पी, ठीक, दोनों ही बेटे की भी लाइफ ऐसी है, मतलब कुछ खास नहीं है उन लोगों का। ठीक है, उनके भी जो प्लान्स हैं फ्यूचर के फेल हो जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये भी बेचारे क्या हैं, बेरोजगार हैं। विली और उसके जो बेटा है एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं अपने अपने फेलियर्स को डिस्कस करने के लिए कि भाई आगे क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए। ओके, लेकिन ये जो विली लोमैन है, क्योंकि ये बूढ़ा हो चुका है और उसको अपने परिवार की बहुत चिंता है। ठीक है, ये बहुत दुखी रहने लगा है, और जब इंसान दुखी रहता है तो उसको कोई ना कोई परेशानी अलग से महसूस होती है। इसी तरीके से इस विली लोमैन को हेलुसिनेशंस होते थे, मतलब भ्रम पालता था। ये सोचता था कि ये डे ड्रीम देखता था, मतलब अपने से बातें कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, वो जनरली किसको देखता था, अपने मरे हुए भाई को। ठीक है, उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही थी। वो प्लानिंग क्या चल रही थी, वो प्लानिंग ये चल रही थी कि उसके नाम $20,000 का एक इंश्योरेंस था। उसने ये सोचा कि भाई मैंने कभी भी अपने वाइफ को ना अपने
अपने बच्चों को कोई भी फाइनेंशियली प्लेजर कभी कुछ नहीं दे पाया मैं। मेरे बच्चे भी मेरे वजह से स्टैंड नहीं हो पाए, क्योंकि ये बचपन से ये अपने बच्चों को बहुत लाड से रखता था। गॉट इट। इसको ये लगता था कि भाई पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होगा, नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि प्लेयर बनना। यही अमेरिकन ड्रीम होता है कि बिना पढ़े इंसान जो है खेल से अपने मुकाम बना ले, या फिर किसी और चीज़ से, म्यूज़िक से। तो ये अमेरिकन ड्रीम्स होते हैं, तो यही वो सोचता था, ठीक है। तो इस वजह से उसकी पढ़ाई भी फेल हो जाती दोनों बच्चों की, तो बहुत ज़्यादा ही अपसेट रहता था। तो इसने क्या किया, एक दिन फाइनली इसने सुसाइड कर लिया, ठीक है। क्यों सुसाइड किया? ताकि जब ये मर जाएगा तो इसके जो इंश्योरेंस पैसा है वो इसके बच्चों को मिल जाएगा। और यही हुआ। उसके मरने के बाद दोनों बच्चों की लाइफ सेट हो गई, ठीक है। वाइफ का जो नेचर है बहुत अच्छा दिखाया गया है। वाइफ बहुत ही सपोर्टिंग है, ठीक है, ओके। और अपने बच्चों को डांटती भी रहती है कि तुम अपने फादर से बहस मत क्या करो। एक्चुअली ये दोनों बच्चे जो है अपने पापा से लड़ते भी बहुत हैं। ये बहुत बार शिकायत करते हैं कि आपकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, आपने हमें दिया क्या है एंड ऑल, ठीक है। लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत बड़ा दुख देखने को मिलता है। तो ये है समरी, ठीक है, क्विक समरी। अब हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, उस पर हम जल्दी जल्दी देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे थीम्स की, कि जनरली लिखने को ये आता है कि डिस्कस ऑन द थीम्स ऑफ डेथ ऑफ सेल्समैन। तो थीम्स इसमें ये है कि ये एक सोशल ड्रामा है। देखिए थीम्स में बहुत ज़्यादा लंबा थीम अगर उसने पूछा है तो उसमें जनरली लोग क्या करते हैं, समरी लिखने बैठ जाते हैं। वो आपसे समरी नहीं पूछ रहा है। थीम का मतलब उसने आपसे टू द पॉइंट ये पूछा है कि भाई इस जो नॉवेल में आर्थर मिलर ने या नॉवेलिस्ट ने क्या चीज पर लिखा है, ये दिस इज अ थीम। गॉट इट। दिस इज नॉट अ थीम इज नॉट आस्किंग अबाउट द समरी। गॉट इट। तो इसमें आपको क्या लिखना है, आप बताओगे कि ये एक सोशल ड्रामा है, ठीक है। सोसाइटी के बारे में बताया गया कि किस तरीके से सोसाइटी उसको नकार देती है उस बूढ़े इंसान को, उसके बच्चों को कोई जॉब नहीं देता है। गॉट इट। कैथोलिक ड्रामा है एक तरीके से, ठीक है, ओके। फैमिली की लॉयल्टी के बारे में बताया गया है, ओके। साइकोलॉजिकल ड्रामा है। साइकोलॉजिकल ड्रामा किस तरीके से है, क्योंकि वो इतना परेशान होकर हेलुसिनेशंस में गिर जाता है, ओके फाइन। एंड किस तरीके से एक इंसान की आखिर में एक लास्ट डे एक डेथ होती है अगर वो सुसाइड करने पे मजबूर होता है। तो ये टेरिबल डे ऑफ अ मैन, ठीक है, किस तरीके से वो झूठ में घिरा रहता है, फ्लड, ठीक है, ऑफ फैक्ट्स एंड लाइज, मतलब झूठ सच में घिरा रहता है। झूठ में कैसे घिरा रहता था ये विली लोमैन? तो एक्चुअली ये बेचारा अपने फैमिली से बोला करता था कि मैं जहाँ जाता हूँ ना लोग मुझे बहुत पहचानते हैं। जबकि जब वो बेचारा मर जाता है उसके उसकी चिता पर कोई भी नहीं आता, कि ठीक है, मतलब सिर्फ कुछ ही लोग होते। तो मतलब देखने को मिलता है कि वो एक इसी को कहते हैं अमेरिकन ड्रीम, कि इंसान सोचता है कि हमें सब जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा वो हाँकता था, झूठ पे घिरा रहता था। कौन? विली लोमैन। अपनी फैमिली से बहुत झूठ बोलता था कि मुझे सब पहचानते हैं, मेरी बहुत शान मान है, लेकिन जबकि बेचारे की ऐसी कुछ भी नहीं थी। तो ये सारी जो थीम्स हैं वो इंटरमिंगल आपस में है यहाँ, इसी के बारे में आपको लिखना है, ओके। अच्छा, इसमें आपको मेन पॉइंट्स आप नोट कर लो, आप यही सब लिखा करो तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। थीम्स में जब भी क्वेश्चन आए तो आपको कुछ महान जो नॉवेलिस्ट गुजरे हैं, जो ड्रामेटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने इसको एनालाइज किया है डेथ ऑफ ए सेल्समैन को, क्योंकि इसको पुलिट्जर प्राइज भी मिल चुका है। तो इन्होंने एनालाइज करके थीम के बारे में क्या बोला है आप ये समझ लेना, ठीक है, इसको नोट कर लेना। डिलिंगम नोटेड इट अ प्ले वेयर द कॉन्शियंस ऑफ अ मैन इज लॉस्ट। तो डिलिंगम DILLINGHAM, तो डिलिंगम ने ये बताया कि ये एक ऐसा प्ले है जिसमें इंसान की जो कॉन्शियंस है, कॉन्शियंस, इसको कंसाइंस नहीं पढ़ते हैं, कॉन्शियंस पढ़ते हैं। कॉन्शियंस जो इंसान की होती है वो किस तरीके से खो जाती है, ठीक है, अंतरात्मा, ठीक है, वो उसकी मर जाती है। ये बताया डिलिंगम ने कि इस तरीके से उन्होंने एनालाइज किया है। क्लार्क की बात करें, CLARK, इनको ये लगता है कि इट इज़ अ डायरेक्ट अटैक ऑन अमेरिकन कैपिटलिज्म, मतलब अमेरिकन कैपिटलिज्म के ऊपर आर्थर मिलर ने हमला किया है इस नॉवेल को लिखकर। तो ये क्लार्क का मानना है। उसके बाद बात करते हैं फुलर, FULLER। तो फुलर का मानना ये है कि इट इज़ दिस नॉवेल इज़ अ हीरोज फेलियर, कि ये हीरो के फेलियर के बारे में बताती है। कितने अच्छे पॉइंट्स हैं, आप अगर लिखोगे तो आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी, अभी मैंने आपको बताया था कैथोलिक ड्रामा है ये, क्योंकि ये लोग क्रिश्चियंस होते हैं, ठीक है, कैथोलिक ड्रामा है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का मानना ये है, क्रिश्चियन कम्युनिटी थिंक्स दिस नॉवेल एज अ वार्निंग ऑफ द मीनिंगलेस ऑफ लाइफ। तो ये चारों पॉइंट्स आप नोट कर लेना और थीम्स में लिख के आना, बढ़िया आपको नंबर मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं कि इस नॉवेल में किस तरीके से ट्रैजिक कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। ट्रैजिक कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं?
संघर्ष को, ठीक है। ट्रैजिक मतलब जिसमें दुख होता है, तो दुख भरा संघर्ष इसमें क्या देखने को मिलता है, तो देखिए इसमें जो है दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बोले तो कि ये जो विली लोमैन है अपने कंपनी से बहुत लड़ाई भी करता है कि भाई हमको काम दो, हमने इतना ज़्यादा अभी तक तुम्हारे कंपनी में रुके रहे हैं, तो कम से कम कुछ तो पैसा दो मेरे को, ठीक है, और मुझे इस तरीके से मत निकालो। तो इस तरीके से विली लोमैन अपने बिजनेसमैन से, अपने पार्टनर से, अब जहाँ कंपनी में काम करता था कंपनी मास्टर से बहस करता है। सिमिलरली बिफ और हैप्पी भी काम ढूंढने की वजह से लोगों से बात करते हैं, पैसा भी मांगते हैं बिफ और हैप्पी दूसरे लोगों से ताकि वो कुछ बिजनेस स्टार्ट कर पाए, लेकिन लोग उसको भगा देते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, ये एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, कि वो लोगों के पास जा रहे हैं, लोग उनको भगा देते हैं। और बात करें दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, वो आप समझ गए होंगे। तो दूसरा जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो किसके अंदर चल रहा है, वो चल रहा है विली लोमैन के दिल के अंदर चल रहा है। यानी कि वो इतना घुट के रह रहा है, वो मन हेलुसिनेशंस बना रहा है, वो बात कर रहा है अपने मरे हुए भाई, ठीक है, मरे हुए भाई से, बेन नाम है मरे हुए भाई का, उससे बात करता है। क्यों बात करता है, उसे लगता है कि यार ये तो अच्छा रहा, इसका भाई एक्चुअली डायमंड के काम से कहीं चला जाता है, बाहर निकल जाता है, तो उसको लगता है कि मैं भी काश अपने भाई के साथ चला जाता तो मेरा भी काम बन जाता, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर देखा गया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विली लोमैन के अंदर है। गॉट इट, ओके। साइकोलॉजिस्ट क्वालिटी के बेस पे आप बोल सकते हो, तो इतना आप लिख सकते हो। ट्रैजिक कॉन्फ्लिक्ट दो हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें किस तरीके से क्लासिकल ट्रेजेडी के एलिमेंट्स हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत पूछा जाता है क्लासिकल ट्रेजेडी। तो क्लासिकल का मतलब ये होता है कि जनरली जो फेमस और ज़्यादा पढ़ी हुई चीज़ें हैं क्लासिकल, ओके, जिसको आप आइडियलाइज मान सकते हो इन कंपैरिजन टू अदर, से कहते हैं क्लासिकल चीज़, ठीक है। कहते नहीं क्लास है उसके अंदर, तो क्लास मीन्स समझ गए हो गया। तो क्लासिकल ट्रेजेडी मतलब जनरली जो ट्रेजेडीज लिखी गई हैं, जिस तरीके से कॉमेडी होती है उस तरीके से ट्रेजेडी लिखी गई है, तो इसमें कौन कौन से क्लासिकल ट्रेजेडी के एलिमेंट्स मिलते हैं। जैसे अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें बताया था आपको कि द एम्परर जोन्स एक क्लासिकल ट्रेजेडी के एलिमेंट्स नहीं रखती है, ठीक है, क्योंकि द एम्परर जोन्स में कोई जो जोन्स होता है वो कोई किंगली कैरेक्टर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं क्या है एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी। देखिए ट्रेजेडी में जनरली ट्रेजेडी का मेन जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि रीडर्स जब उस नॉवेल को पढ़ें तो उस हीरो के ऊपर जो भी डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है, उसको उस डाउनफॉल से लोगों के दिलों में उसके लिए दर्द पैदा हो, पिटी पैदा हो, ठीक है, और डर पैदा हो। डर क्यों पैदा हो, ये सोच के कि कहीं यार मेरे साथ ना हो जाए ऐसा जैसे इस इंसान के साथ हुआ है, ठीक है, ओके, ये चीज़। तो पिटी एंड फियर, यस ऑब्वियसली विली लोमैन की इतनी मतलब ट्रेजेडी ऐसी थी कि हर कोई जब पढ़ेगा उसको वाकई एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि कितना बुरा हुआ इसके साथ, ठीक है। तो इसका मतलब जो कैथारसिस, CATHARSIS, अगर आपने पढ़ा हो, कैथारसिस ही मतलब अभी मैंने बोला ना पिटी एंड फियर, इसी को कहते हैं कैथारसिस, ठीक है। तो कैथारसिस देखने को मिलता है, कैथारसिस इमोशन जागरूक होते हैं इंसान के रीडर्स के जब इसको पढ़ता है। और ये लाइन नोट कर लेना जब आपको लिखने को आए, इतना तो आप समझ गए किस तरीके से ये क्लासिकल ट्रेजेडी के एलिमेंट्स रखता है। लास्ट में जो जब ये मर जाता है विली लोमैन, उसके लाश पर ये वर्ड्स एड्रेस करती है उसको, उसकी वाइफ कहती है वी आर फ्री, अब हम आज़ाद हैं। बिफ एंड हैप्पी लर्न अ लेसन, बिफ और हैप्पी को एक लेसन भी मिल गया, एंड वुड प्रूव टू बी बेटर इन फ्यूचर लाइफ, और अब वो फ्यूचर में अच्छा करेंगे। गॉट इट। तो ये हो गया आपका क्लासिकल ट्रेजेडी। नाउ वी आर मूविंग टू हाउ इट इज़ अ सोशल ट्रेजेडी, ठीक है, किस तरीके से ये सोशल ट्रेजेडी है, सोसाइटी को कैसे दिखाती है। तो सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये एक अमेरिकन ड्रीम पर बेस है, ठीक है, क्योंकि विली लोमैन को लगता था कि उसका जो करियर है ना सेल्समैन का, वो उसको बहुत आगे ले जाएगा और उसको ज़िंदगी में कोई भी डिफ़िकल्टीज फेस करने को नहीं मिलेगी। मतलब वो आगे का कभी सोच के चला ही नहीं कि उसको अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए था, ठीक है। पड़ोसी, यहाँ पे आपने मैंने देखा होगा पड़ोसी का भी नाम लिखा है चार्ले और बर्नार्ड कैरेक्टर्स में। एक्चुअली जो पड़ोसी था इसका चार्ले, वो अपने बच्चे को बहुत पढ़ाया लिखाया करता था, तो ये उसको देख के एक तरीके से मजाक भी बनाता था विली लोमैन कि यार तुम क्यों पढ़ा रहे हो,
और पढ़ाने से ज़्यादा कुछ थोड़ा ना होता है, नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए इंसान के अंदर, ठीक है। तो ये सारा उसका मानना था। तो उसको लगता था कि उसका जो करियर है ना ये उसको ऊंचाई तक पहुंचा देगा, कोई भी डिफिकल्टीज देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और बिफ के बारे में बहुत ब्राइट फ्यूचर उसने देख रखा था कि वो फुटबॉल चैंपियन उसको बनाएगा, ठीक है। लेकिन बिफ भी क्या हो जाता है, रास्ते से भटक जाता है। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि ये सोशल ट्रेजेडी है, सोसाइटी के ट्रैजिक चीज़ों को भी दिखाता है कि इंसान सोचना कुछ चाहता है लेकिन उसके साथ हो कुछ जाता है। आगे बात करते हैं कि किस तरीके से एक मॉडर्न ट्रेजेडी है, ठीक है, एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी। तो डेथ ऑफ सेल्समैन एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी। ओके, आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि जो ये जो आपकी नॉवेल की जो स्टोरी है वो एक मॉडर्न मिडिल क्लास मैन की कहानी है, ठीक है। वो मॉडल मिडिल मैन जो होता है वो जनरली क्या सोचता है, वो अपनी फैमिली के बारे में कंसंट्रेटेड होता है, वरीड होता है कि किस तरीके से उसको पैसे की प्रॉब्लम ना हो, वो अपने बच्चों को खुश देख पाए। तो इस तरीके से विली लोमैन भी क्या करता था, अपने बच्चों को खुश देखना चाहता था, ओके। और उसको मनी प्रॉब्लम भी घेरी रहती है, ओके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो लोगों से पैसे भी मांगता था बेचारा। ये जो पड़ोसी था ना इसका, चार्ले, विली लोमैन, इससे क्या करता था, बोरो करता था, मनी, पैसे लेता था उधार, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक मॉडर्न मैन की भी कहानी है, जिस तरीके से एक मॉडर्न मिडिल मैन दो लोगों से उधार लेता है, अपने परेशानियों में घिरा रहता है, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, एक मिडिल क्लास मैन अपने बच्चों के बारे में सोचता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक मॉडर्न ट्रेजेडी है, ओके। तो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट है कि इस पूरे प्ले में इमेजेस क्या दिखाया है। तो जनरली आपको देखने को मिलता होगा, इमेजेस का मतलब ये होता है कि इमेजेस जल्दी पूछे जाते हैं आपसे पोएम्स में कि अगर कोई कविता लिखी जा रही है तो उसमें कौन कौन से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से इमेजेस देखने को मिल रही हैं। इसी तरीके से प्ले में भी पूछा जाता है कि कौन कौन से इमेजेस आर्थर मिलर ने या नॉवेलिस्ट ने डाले हैं। तो लिटिल फ्रेम हाउस, यानी कि उनका छोटा सा घर दिखाया गया है। फिर किस तरीके से वो बेचारा धीरे धीरे, पहले तो विली लोमैन ठीक ठाक था, फिर वो धीरे धीरे किस तरीके से ग्रो होता है, एज उसकी बढ़ने लगती है, तो वो इंसान वो काम नहीं कर पाता है अब, ठीक है। तो एजिंग दिखाया गया है, ग्रोइंग ओल्ड दिखाया गया है, और फेयरनेस दिखाया गया है। किसके फेयरनेस, किस चीज़ की, पैसों से, पैसे की तंगी की, ओके। और पीपल टर्निंग इनटू स्ट्रेंजर्स, इसके भी इमेजेस दिखाए गए। पीपल टर्निंग इनटू स्ट्रेंजर्स का मतलब कि लोग किस तरीके से बदल जाते हैं, यानी विली लोमैन के जो कंपनी के लोग होते हैं पहले उसको खूब अच्छे से रखते थे, लेकिन जैसे ही बेचारा बूढ़ा हो जाता है ना, वो किसी काम ही करने जाता है, एक्टिव ही नहीं रह जाता है, उसका काम ही नहीं होता था, तो लोग किस तरीके से बदल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इमेज ऑफ सुसाइड दिखाया है, ठीक है, ओके। और उसके बाद इमेज ऑफ मैन मेकिंग समथिंग विद हिज हैंड्स, यानी कि खुद अपने हाथों से वो अपनी क्या करता है, मौत लिख लेता है। आई विश सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, जो बच्चे वाकई बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि किस तरीके से लॉन्ग आंसर लिखें। और इजी नोट्स में क्या लैंग्वेज होती है आप सभी को पता है, इतना टफ लिखा होता है कि लगता है कि ना ही पढ़ें, बांध के चले आएँ। और जनरली सब लोग चिपका के आते हैं समरी हर आंसर में, तो हर आंसर में आपसे समरी नहीं पूछी जाती है। टू द पॉइंट आंसर लिखना सीखिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी आपको। शेयर ज़रूर करिए, भले ही आप सब्सक्राइब मत करिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।